नमस्कार मित्रों, मैं राजीव आज आप लोगों के बीच अपने विचार साझा करने के लिए जुड़ा हूँ। शिक्षक बहाली के संदर्भ में हम लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े। आज भी 10, 11 और 12 को डेट घोषित है 7वीं चरण विज्ञापन हेतु। तो सरकार अभी तक हम जैसा कि देखते आ रहे हैं कि सरकार यही कह रही है कि पहले स्टेट का देंगे और सभी अभ्यर्थियों का मांग है कि नहीं 1 से 12 तक का साथ में दिया जाए। तो सरकार अगर हम मांग कर रहे हैं हमारी बातों को न मानते हुए, चूँकि ये विदित है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी ही मंशा पे कायम भी रही, जैसा कि हम लोग आंदोलन किए और हम लोग को मेरिट नॉट मेरिट में भी बांटी थी। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पात्रता होगा और सबको हम मौका देंगे। तो सरकार उसी स्टैंड पे कायम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार फिर से कह रही है कि नहीं, हम पहले माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली देंगे। तो हम लोग भी मांग रहे हैं कि 7वां फेज सरकार से। अब दिक्कत पेज क्या है कि 7वां फेज क्या सच में मिल पाएगा, हम मांग रहे हैं तो जहाँ तक देखा जाए तो 7वां फेज के आने के पहले बहुत सारे कार्य सरकार के पास है जो कि 7वां फेज के मार्ग में रोड़ा भी है। और वो ये छठा फेज, वो है छठा फेज। जैसा कि छठा फेज में 2-3 नगर निकाय का, पटना के साथ साथ और 2-3 नगर निकाय हैं जिनकी बहाली सरकार रोक रखी है। और छठा फेज में अभ्यर्थी भी 2-3 नगर निकाय में जो बचे हैं यदा कदा, उनकी संख्या बहुत कम है। वो अपनी मांगों को लेकर पुरजोर ढंग से सरकार से लड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। तो वो तो उनकी समस्या थी, लेकिन उनके चलते भी हमारी बहाली रुकी हुई है, तो ये हमारी समस्या भी हो गई। तो सबसे पहले हम लोगों को 6th फेज पूरा करवाने पे जोर देना चाहिए। इसके संदर्भ में ज्ञापन देना चाहिए, मांग रखना चाहिए पुरजोर ढंग से। जो सरकार ये मनसा गलत पाले हुई है और हम लोगों की बहाली नहीं दे रही है। दूसरा समस्या क्या है कि देखिए, सर्टिफिकेट सुधार के संदर्भ में मैं BACB गया था। तो वहाँ हमको बताया गया कि एंट्री नहीं दिया गया। पहले तो अंदर जाने ही नहीं दिया गया। वहाँ जो इंक्वायरी वाले बैठे रहते हैं वो बोले कि नहीं, आप लोग का 10 दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मैं 7वें दिन ही गया, तो उस दिन भी हमको बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा। तब हमको फ़ोन लगा के अंदर से बात कराया गया। तो अंदर से कहा यही गया कि देखिए, प्राइवेट एजेंसी से बात चल रही है आप लोग का सर्टिफिकेट सुधार के लिए। हम बोले सर, अभी तो जब बात चल रही है तो ये कितने दिन में आखिर कंप्लीट होगी, कितने दिन में सुधार करके मिलेगी। तो वहाँ से ये बात आया कि आप लोग का सर्टिफिकेट लगभग मान के चलिए कि 25 दिन में, 25 से 30 दिन में सुधार होके मिलेगा। अब 25 से 30 दिन जब कह रहा है BACB, तो आप लोग समझ रहे होंगे कितना दिन। तो ये बात लगभग हमको 10 से 12 दिन पहले पता चली थी। मतलब आधा, उनके बताए हुए अनुसार आधा डेट पूरा हो गया है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सरकार कहती है कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो उनका कम से कम 5 महीना और 10 महीना चल जाता है। तो 25 दिन और 1 महीना उनका 4 महीना भी हो सकता है सर्टिफिकेट सुधार का। और बिना सुधार किए हुए इमेजिन कीजिए कि किसी लड़के का उस ढंग का गलत मेजर हो गया हो जो कोर्ट में भी नहीं गया और उसको मौका मिला है। और ये जो सर्टिफिकेट सुधार का जो आदेश न्यायालय से ही आया था, हमारे बीच के कुछ अभ्यर्थी गए थे, तो उस आदेश के आधार पे उनका तो सुधार हो गया। लेकिन जो लड़के वैसी ही परिस्थितियों को झेल रहे होंगे और वो, उनको मौका मिला और वो सर्टिफिकेट सुधार में गए हैं, और अगर उनका सुधार नहीं होगा तो संभवतः वो फिर से कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट सुधार करवाना भी एक प्राथमिकता है। और ये लीगल, जब कोर्ट का आदेश है और सबको BACB ने सबका आवेदन लिया है, तो ये उनका नैतिक अधिकार भी है अभ्यर्थी का कि उनका सर्टिफिकेट सुधार होके मिले।
तो अगर वो सर्टिफिकेट सुधार भी बीएसईबी नहीं करता है तो हमारी बहाली फंसती है। इसके लिए भी हम लोगों को दबाव बनाना होगा बीएसईबी पे, या सरकार से ये मांग रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ और दिन लेट हो जाए, तो ऐसे में तो हमारी बहाली फंसती हुई नज़र आएगी ना। तो ये तो दो बात हो गया। 7वां फेज की बहाली जल्द से जल्द कराने के लिए इन दोनों मुद्दों पे सरकार से हमें वार्तालाप करके इनको पूरा जल्द से जल्द करवाना होगा। और ये जिम्मेवारी अब हमारी ही है 7वें फेज की के अभ्यर्थियों की। सर्टिफिकेट तो हमारी ही सुधार होनी है, लेकिन 6ठा फेज का जो नियुक्ति पूरा कराना है अब उसमें भी हम लोगों को ही लगना होगा। समझिए, ये कहने से नहीं होगा कि नहीं वो उनका है तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारी बहाली भी रुक रही है और उनकी संख्या कम है, तो ये भी हम लोगों को ही कराना होगा। दूसरी चीज़ देखिए, आज तक हम लोग क्या कहते आए हैं कि हमारी जो स्टेट की पात्रता परीक्षा हुई थी, हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं, हम लोगों की बहाली जल्द से जल्द दी जाए। हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं, अब 3.5 साल हम लोग गिना रहे हैं। कुछ ही दिन में 2-3 महीने में 4 साल भी अब हम लोग कहेंगे, क्योंकि फरवरी मार्च में ही हम लोगों का रिजल्ट आया था और स्टेट 19 का आयोजन लगभग जून में हुआ था, तो लगभग 3-4 महीना में हम लोग 4 साल कहने लगेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम लोग सच में जो हमारा मूल जड़ है और जो हमारा मूल मुद्दा है और सरकार की सिंपैथी लेने के लिए या सरकार पे दबाव डालने के लिए जो कहना चाहिए, हम लोग वो बात नहीं कह पाते। हम लोग 4 ही साल से नहीं बैठे हैं या 3.5 साल से। ज्ञात कीजिए कि जब 2011 में ही हम 19 स्टेट से पहले स्टेट हुआ और 11 वालों को ही चरणबद्ध तरीके से 6ठा फेज तक बहाली किया जा रहा है। 2011 में मौका किसको मिला था? तो उस समय बीएड पात्रता नहीं था, उस समय जो ग्रेजुएशन था उसको हाई स्कूल के लिए अप्लाई करा लिया गया था और मिडिल के लिए भी। तो सोचिए कि ये विज्ञापन जब स्टेट का आयोजन सरकार ने किया था, 12 में जिसकी परीक्षा हुई थी उसका आयोजन 11 में उसकी विज्ञापन आई थी, तो 11 में जो लड़के ग्रेजुएट नहीं थे वो नहीं भर पाए थे, चूक गए थे इससे। मतलब कि 11 में जो फार्म भर दिया उसको मौका मिला, और जो लड़का 12 में ग्रेजुएशन किया वो तो चूक गया। वो तब से 2012 से 2019 तक इंतजार करता रहा स्टेट का, और 2019 में स्टेट आया तो वो फॉर्म भरा और 19 से आज 23 तक वो अपने बहाली के लिए इंतजार कर रहा है। मतलब कितना समय हुआ? 12 से 23, ये लगभग 9 और 3 12, मतलब लगभग 11 साढ़े 11 साल हो गया है। 11 साढ़े 11 साल। तो हम लोग कहते हैं 4 साल से बैठे हुए। अरे भाई, हम लोग तो 11 साल से बैठे हुए हैं ना। सरकार को स्टेट हर साल लेना चाहिए, सरकार ने नहीं लिया, और 11 के बाद सीधा सरकार 19 में लेती है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। तो सरकार, हमारे जैसे कितने अभ्यर्थी जो 11 से बैठे हुए थे, उनका उम्र एक्सपायर होने वाला है, उनका लंबा संघर्ष रहा है, लंबा इंतजार रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये सरकार को बताना होगा कि सर, हम लोगों की बहाली स्टेट 23 ही सरकार जब आयोजन कराना चाहती है तो हम लोगों की बहाली करा लीजिए। हम लोग लंबे इंतजार को झेले हुए हैं, अब हम लोगों के साथ अन्याय न कीजिए। ये सरकार से मांग रखना होगा, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी या सिंपैथी तो रखना चाहिए। हम लोग में बहुत सारे मित्र हैं, कोई 15 साल कोई 20 साल ही नौकरी करेंगे, ये भी सरकार को बताना होगा। हो सकता है सरकार लालची है, जब हमको समझे कि ये लड़के कम ही दिन नौकरी करेंगे और पात्र होके आए हैं तो नौकरी दे भी दे कि चलो अब जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये मुद्दा मीडिया में हो या जहाँ भी हो, जहाँ भी मौका मिले, ये पुरजोर ढंग से ये रखना चाहिए कि हम लोग 11-12 साल से बैठे हुए हैं। हम लोग 4 साल ही बताते हैं, लोग कहते हैं अभी तो 4 साल पात्रता पास हुई, ये लोग बेचैन हैं। सारे नेता कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए। बताना होगा कि सर हम लोग 11 से इंतजार कर रहे हैं ना, कितना इंतजार करें। इंतजार करते करते 9 साल, मतलब 11 से 19, लगभग 8 साल के बाद आपने पात्रता हमारा लिया। 8 साल इंतजार कराया, और पात्रता के बाद फिर 4 साल इंतजार करा दिया आपने बहाली लेने में। कितना इंतजार किया जाए। तो ये बात हम लोगों को
ये भी एक सरकार से रखनी है। तीसरी बात, देखिए नेताओं में क्या होता है, मैं किसी जात पात को उजागर नहीं कर रहा, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अपना काम बनाने के लिए हमारी बहाली कैसे हो, उसके लिए अगर राजनैतिक दाव पेच ही सही है, जात पात का आंकड़ा ही सही है, तो वो गेम अगर नेता खेलते हैं तो उन्हीं के आधार पे उनके आंकड़ा को हमको उनको बताने में क्या दिक्कत। तेजस्वी जी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और मैं हर विषय में बीसी कैटेगरी के लोग जो जीवन भर उनको वोट दिए, और बीसी कैटेगरी के लोगों का देख लीजिए आंकड़ा 30 से 35% पास है स्टेट 19, और तेजस्वी जी इनको बरगला रहे हैं। कभी कहते हैं मैथ साइंस के टीचर नहीं है बिहार में, मैथ में ही देख लीजिए लड़के पास हैं। 7,000 सीट थी, 5,000, और लगभग 7,000 में 31 या 3200 लड़के मैथ के हैं। वो कहते हैं बिहार में मैथ और साइंस के लड़के नहीं मिलते। जीरो का आविष्कार हुआ था बिहार से, आर्यभट्ट ने किया था ना। इनको मालूम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको बहुत सारा चीज़ बताने की ज़रूरत है। अब ये बात कह देंगे कि पढ़े लिखे नहीं है तो बवाल मच जाएगा, बुरे हम लोग हो जाएंगे। सच्चाई कड़वी होती है ना, इस सच्चाई को सुन नहीं पाएंगे लोग, नेता लोग। क्योंकि देखो, फरेबी झूठे स्वार्थियों का आडंबर है देश में, और जो चापलूस होते हैं, जो इस ढंग से बात करते हैं, उनको बहुत मान सम्मान मिलता है और बहुत आगे जाते हैं, टिक नहीं पाते। हालांकि ये भी हमने देखा है, महसूस किया है, ज़्यादा लंबा समय तक उनका ये सुख स्वार्थ उनका साथ नहीं देता। फिर भी वर्तमान में काम बिगड़ जाए तो ये ठीक नहीं है। तो तेजस्वी जी को ये बताना होगा कि सर हम लोग आपके वोटर रहे, आप हमारा ही काम। सर कैसे होगा? बीसी कैटेगरी के जो लड़के हैं उनसे जाके मिलें और ये कहें, उनको बताएं, जीवन भर हमने आपको सर वोट दिया, आपको ढोया, और आप हम लोगों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं सर। तो हम लोगों की बहाली दीजिए, ये मांग करें लोग, और सभी लोग मांग करें, लेकिन खासकर बीसी कैटेगरी वाले मित्र। अगर उनका हृदय परिवर्तन शायद हो जाए तेजस्वी जी का, और इस पे अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम करें, तो इसी एक वाक्य के आड़ में और इन्हीं अभ्यर्थियों के आड़ में सबका कल्याण हो जाए स्टेट 19 का, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को रखना होगा। पहले तो कि ये छठा फेज का जो मामला है और सर्टिफिकेट का सुधार कराना। दूसरा ये कि हम लोगों को अपना बात करने का जो तरीका है मीडिया में या जहाँ भी, वो सही जो चीज़ है, मैं बनावटी नहीं कह रहा, कि हम लोग 12 साल से बैठे हुए, ये बात सही ढंग से सरकार के सामने रखना। और तीसरी बात कि मैथ और साइंस या सभी विषय के लड़के बिहार में मिलते हैं। बिहार शिक्षा का द्वीप रहा है, दीपक, जिसके प्रकाश में पूरा भारत और पूरा दुनिया जगमगाया। और तेजस्वी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, उनका अपना कुछ एजेंडा हो सकता है, राजनीतिक कुछ भी हो, और राजनीतिक किससे क्या लाभ, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप लोग। स्टेट 23 ये ठीक नहीं है ना। एक तरफ से वो कुछ लेंगे तो दूसरे तरफ से काटे जाएंगे। हम लोग बख्श देंगे क्या उनको? हम लोग तो सही है ना, कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसे ही जीवन भर वोट देते रहेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग क्या? हम लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे तो उनको भी थोड़ा इंतजार का मजा दिलवाएंगे हम लोग, इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर सच्चाई है, हम लोग सही हैं, तो हमारी बातों को हम लोग रखेंगे, और अगर वो सुनते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। अगर सुन लेते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये 3 बातें, इन पे विशेष ध्यान देना है। चौथी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 1 से 12 तक के लड़के अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर वापस चला आए तो भूला नहीं कहते। हम लोगों में आपस में स्वार्थ इतना व्याप्त था, हम लोग इतने अंधे हो गए थे स्वार्थ में, कि अपनी जीवन को हम लोगों ने खुद ही बर्बाद किया। स्टेट पहले मेरिट नॉट मेरिट, मेरिट नॉट मेरिट ख़त्म हुआ तो 80 20 60 40 केस मुकदमा भी लड़े थे, क्या क्या नहीं किए।
फिर प्राइमरी वाले मित्र कहते थे नहीं नहीं, उन लोगों की संख्या अधिक थी, स्टेट वालों के साथ नहीं जाएंगे। जब स्टेट वाले एक हो गए, मेरिट नॉट मेरिट, तो अब इनके साथ रहा विवाद। तो आज ये भी कह रहे हैं कि नहीं सभी साथ में करेंगे। आज एसएससी वालों को भी एक्सेप्ट करने पे लोग तैयार हैं, भी एसएससी वालों को, जबकि वही दिलीप जी आज से 1-1.5 साल पहले ये उनका कई बार इंटरव्यू आया कि अगर सभी टीचर अभ्यर्थी जो हैं, देखिए सभी अगर साथ आ जाते हैं तो मैं ज़रूर साथ दूंगा। वो ये चाहते थे कि साथ हो जाए हम लोग, लेकिन हम लोग साथ नहीं होते थे। उनकी दूरदर्शिता थी, वो ये भी कहते थे कि बिना एक हुए बहाली इनकी नहीं हो पाएगी। और ये मैं भी कहता था, मैं चूँकि दूसरों को श्रेय ज़्यादा देता हूँ, लेकिन ये मैं भी कहता था और मेरी बातों को नज़रअंदाज किया जाता रहा था। तो ये दूरदर्शिता की कमी थी हम लोगों में, हम तो यही कहेंगे सभी लोगों में, तभी तो ऐसी गलती हम लोग कर रहे थे। और जो आज से पहले होना था, आज हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। तो सच्चाई से देखिए भागना नहीं चाहिए। अहंकार किसी का नहीं होता, सबको खा जाता है। तो सच्चाई जो है उसके साथ आदमी को जुड़ना चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए, सुधार करके इंसानियत से हर आदमी से जुड़ना चाहिए और फिर से ये प्रयास करना चाहिए कि वैसा विकार और वैसी गलती हमारे अंदर दोहराने के लिए न जगह न रह जाए और ऐसी गलती हम न कर पाएँ, वैसा विकार हमारे अंदर न आए। अच्छी बात है, हम लोग सभी एक हो गए। तो बीएसएससी वाले लोगों को भी लेके अपना मांग रखना है। सरकार किस ढंग की है, रवैया कैसा है, और सरकार के प्रति हम लोगों के आंसुओं का क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। हम लोगों के दुख दर्द का कोई महत्व नहीं है। सारा परिवेश, आज के परिवेश में सारी व्यवस्था और सारी मानसिकता राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ ही रह गया है। जैसे ये नेता हम लोगों पे एहसान करते हैं चुनाव में खड़ा होकर, हम लोगों के वोट का कोई मतलब नहीं है। वो ये समझते हैं कि ईवीएम तो हमने दिया, तुम गए और वहाँ केवल बटन दबाया, तो इससे क्या बहुत बड़ा होता है। शासन कर रहे हैं हम लोगों पे, वही हिटलर शाही अंग्रेजी शासन की। अंग्रेज भी अच्छे थे भाई, इनसे अंग्रेजों ने देश को लूटा था, लेकिन जो किया था वो आज तक दिख रहा है देश में। लेकिन ये तो लूटते हैं और काम जो करते हैं, देख लीजिए अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक है। ये आगे से पुल बनाते हैं, पीछे से धंसते जाता है। तो ठीक है, राजनीति में मैं विशेष नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये जो शिक्षा और शिक्षक बहाली की जो ये बातें हैं मैंने कही, इस पे विचार अगर लगे लोगों को तो ज़रूर करना चाहिए। आपसी संवेदना होना चाहिए। अब भटकना नहीं है, 7वीं चरण की मांग करनी है, चाहे जैसे भी हो। 7वां चरण आ जाएगा तो लगभग सबका हो जाएगा। और प्राइमरी में भी जो सीटेट वाले 22 वाले जो आ रहे हैं दिसंबर वाले, उनका भी आना कहीं से उचित नहीं है। प्राइमरी का मिडिल का भी संघर्ष बहुत लंबा रहा है, तो उनका भी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए पहले, और हम लोगों का भी आना चाहिए। हम लोगों का भी संघर्ष स्टेट का कोई कम नहीं रहा। तो एक हो करके एक साथ अच्छी सोच के साथ, सूझबूझ के साथ हम लोग करें, और जो भी सही चीज़ हो उसका समर्थन करें, आपसी द्वेष भूल करके। कहीं भी रहें, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में जुड़ के एक घंटा बकैती करें, कहीं भी रहें, सही चीज़ों को अपनाएं और सही ढंग से करें। शिक्षा मंत्री जी का तो देख ही रहे हैं, आजकल राग अलाप रहे हैं रामायण पे, चौपाई पढ़ते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र कहते हैं। शूद्र मतलब पिछड़ी जाति को कहा गया है शूद्र। ऐसे ये जाहिल व्यक्ति हैं। रामायण में जो चीज़ें बदल गई, शूद्र नहीं था, क्षुद्र था। और पशु नारी ढोल पीटने के लिए ही होता है। तो भगवान वहाँ रामायण में लिखा है ढोल और गंवार, जो कुछ जानता ही नहीं है उसको शिक्षा दे रहे हैं। गंवार पे शिक्षा का भी असर नहीं होता, अगर गलत दिशा में जाता है तो थोड़ा सा उसको दंडित करके सही रास्ते पे लाना चाहिए। हम लोगों को भी है कि बच्चों को पढ़ाना है, हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर डेलिक्वेंट आपराधिक विचार के बच्चे हैं तो उन पर थोड़ा सा दंड प्रयोग भी करना है। हम लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा है शिक्षक। तो यही चीज़ वहाँ था कि ढोल और गंवार और क्षुद्र जो इधर से उधर यहाँ वहाँ करे शिकायत, ये वो, इस ढंग के व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। तो ये चीज़ भी वहाँ था। लेकिन शिक्षा मंत्री क्षुद्र को शूद्र कहते हैं,
ये मानसिकता है इनकी, समझ है प्रोफेसर कैसे रहे। शब्दों के जाल को, अगर शब्द में कहीं त्रुटि भी हो गई है रामायण में, प्रिंटिंग में भी हो सकता है, तो इसको पहचानना चाहिए। और पशु नारी क्या है? पशु और नारी अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पशु नारी कहा गया मतलब पशुवत व्यवहार करने वाली नारी। ये रामायण में ताड़का के लिए कहा गया था, शूर्पणखा के लिए कहा गया था। आपने देखा था ना, आजकल की वैसी औरतों को क्या कहा जाता है आप लोग जानते हैं? शादीशुदा पुरुष पे वो किस तरह से क्या करने गई थी भगवान को, और ताड़का हाड़ मांस खाने वाली वो भी क्या कर रही थी। तो अगर आजकल की औरतें भी अगर किसी का मर्डर करें तो उन पे न्यायालय में क्या अपराध की, आज के व्यक्तिगत आधुनिक युग में अपराध का दंड देने का प्रावधान नहीं है? आज भी है। कहते हैं लोग नियम बनाते हैं, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, जाहिल व्यक्ति हैं। कहते हैं कि पशु और नारी अलग अलग कर दिए, कि पशु को और नारी को दोनों को दंडित कर रहे हैं। नारी को कहा है, इसे कहते हैं, नारी को नहीं कहा गया, पशु नारी एक ही में है, वो पशुवत व्यवहार करने वाली नारी। देखिए, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जितनी पहुंच होती है, उतनी व्याख्या सुनता है। मैंने वेदों का प्रचंड विद्वान साधु संतों से ये सुना था, और ये वाक्य मुझे ध्यान था। जैसे कि हनुमान चालीसा में है कि एक त्रुटि है और लोग उसी त्रुटि के साथ उसको पढ़ते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन का अर्थ आप खोजेंगे डिक्शनरी में तो पुत्र होता है, और केसरी नंदन मतलब केसरी के भी पुत्र, मतलब शंकर के भी पुत्र और केसरी के भी पुत्र। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलती है वहाँ। तो इसका व्याख्या ये होगा कि यहाँ शंकर सुवन जो प्रिंटिंग में हुआ था, गीता प्रेस में प्रिंटिंग हो जाता है छापने में टाइप, शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब भगवान शंकर स्वयं केसरी के पुत्र बने, केसरी नंदन थे, लेकिन सुवन वहाँ आ गया। अब यहाँ विवाद खड़ा हो जाएगा। सुवन का अर्थ पुत्र होता है, तो शंकर के भी पुत्र और केसरी के भी नंदन कैसे? सोचने और विचारने की चीज़ है। लेकिन जाहिल अगर व्यक्ति हो, ऐसे प्रोफेसर हों देश में, सुना है कि वित्त रहित स्कूल के प्रोफेसर हैं। खैर, वित्त रहित स्कूल हो चाहे जो भी हो, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता। आर्थिक आमदनी अच्छी हो और पोस्ट अच्छा हो, इससे कोई ज्ञान की प्रकाष्ठा को नहीं कहा जा सकता कि बहुत प्रचंड विद्वान व्यक्ति है। विद्वान कहीं भी रहते हैं। कबीरदास ने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली थी। तो ठीक, आजकल शिक्षा मंत्री का ज्ञान और देख ही रहे हैं उपलब्धि, लड़के मर रहे हैं सड़क पे। कोई नियमावली बनाकर इनकी स्थिति परिस्थिति ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जात पात में तोड़ करके, लोगों का भेदभाव द्वेष पैदा करके और लोगों को विखंडित करने का ये क्या तरीका है? लेकिन जो भी मंशा है, उनकी मंशा अगर लगती है कि बिहार के विकास में यही बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए है, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आईना दिखा करके उनको अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, अच्छा है अगर ये आईना है तो। विश्व का मैं तो समझता हूँ कि सबसे उत्तम ग्रंथ रामायण है। हाँ, मैंने जैसा कि कहा, जाके आप लोग देखिएगा, ये मेरी व्याख्या है और गलत नहीं। सुवन का अर्थ पुत्र होता है और वो स्वयं है, त्रुटियाँ हुई हैं। और श्री राम ग्रंथागार मणि पर्वत के पास है अयोध्या में। उस ग्रंथागार में मैंने जो बातें कही हैं, इस पे शोध करके और इसको संशोधित करके वहाँ लिखा भी गया है और ये रखा गया है कि ये त्रुटि है। लेकिन मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया गीता प्रेस से, गीता प्रेस की रामायण बिकती है और वही चलते आ रहा है। तो इसको सुधार करना बड़े व्यवस्था को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अयोध्या का सबसे प्रचंड विद्वान, बड़े बड़े, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, बड़े बड़े मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी, लेकिन जो श्री राम ग्रंथागार है वो प्रचंड विद्वानों का स्थान रहा था और वहाँ शोध होता था रामायण का। तो ऐसे जो बड़े पद पे लोग होते हैं, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको वेदों का पहले अगर त्रुटि दिखे तो उनकी विसंगतियों को 50 जगह से ढूंढ के समझना चाहिए, तब बयान देना चाहिए। और जल्दीबाजी में जो बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि जीवन में वो गंभीर व्यक्ति हैं और उतने विकसित मानसिकता के। ठीक, जैसा, लेकिन
ऐसे व्यक्ति पे, शिक्षा मंत्री पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की मानसिकता, इनकी जैसी मानसिकता दिखती है, ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बात सही ढंग से समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, शायद समझ जाए। अब तो जो हम लोगों के किस्मत में मिला है उसी पे हम लोगों को चलना है और उसमें अपने हिसाब से अपने काम को कराने का प्रयास करना है। शायद समझने वाले भी कोई व्यक्ति हो जाए। सीप में मोती भी होता है, कीचड़ में कमल भी होता है। कोई हो नेता वैसा, कोई वैसे, भगवान किसी के, सरस्वती किसी के जिह्वा पे व्याप्त कर जाए, हम लोगों का काम हो जाए, तो प्रयास हम लोग करेंगे। वीडियो लंबा हो गया है तो अब रखते हैं। जनरल साधारण सी बातें थीं, सोचने के लिए बहुत गूढ़ और रहस्यमयी बातें हैं, क्योंकि अपनी बातों को सही ढंग से रखना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आज इसको डालूँगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसमें एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी डालूँगा। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ जुड़ के बात कर सकते हैं। धन्यवाद।